तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी के गाजियाबाद में कानपट्टी पर तमंचा रखकर मुस्लिम युवक से लगवाए जय श्री राम के नारे, विरोध करने पर काट दी दाढ़ी, बढ़ गया है तनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वायरस को लेकर पाकिस्तान से लगा मोदी को बड़ा झटका। पाकिस्तान ने भारत सहित 26 देशों की यात्रा पर लगाया बैन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा आज एक और बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में भाजपा के 50 कार्यकर्ताओं ने टीएमसी को किया ज्वाइन, भाजपा से दिया है इस्तीफा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर ट्रस्ट में घोटाले पर प्रधानमंत्री मोदी से मांगा जवाब, कहा कोर्ट की निगरानी में हो इस मामले की जांच, राम के नाम पर भी लोग खा रहे हैं पैसे। तो वही आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में शिलान्यास के कुछ ही देर बाद किसानों ने उखाड़ फेंका बीजेपी दफ्तर, जमकर पिटे भाजपा के कार्यकर्ता और नेता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नेतन्याहू की हार पर जश्न मना रहा है फिलिस्तीन। प्रधानमंत्री मोहम्मद बोले सबसे बुरे दौर का हुआ अंत जो नेतन्याहू नहीं जीते। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में कनपट्टी पर तमंचा रखकर मुस्लिम से लगवाए जय श्री राम के नारे, विरोध करने पर काटी दाढ़ी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, उसी तरह से हिंदूवादी संगठनों का आतंक यूपी में बढ़ता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से सटे गाजियाबाद में कनपट्टी पर तमंचा रखकर हिंदू संगठनों ने मुस्लिम बुजुर्ग से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए और उन्होंने विरोध किया। तो नारों के साथ साथ मुस्लिम युवक की दाढ़ी भी काट दी है, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने अदालत में पेश कर इसे जेल भी भेज दिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल आपको बता दें कि अनूप शहर के रहने वाले बुजुर्ग सूफी अब्दुल 5 जून को दोपहर लोनी बॉर्डर थाने के बहटा हाजीपुर गांव में दरगाह वाली मस्जिद जा रहे थे। बीच में ही एक ऑटो चालक ने उन्हें मस्जिद में पहुंचाने का झांसा देकर बैठा लिया, जिसमें हिंदू संगठन भी पहले से बैठे हुए थे। भाई आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि आगे उन्होंने सुमसाम जगह पर ले आकर उनके साथ मारपीट की और उन्होंने विरोध किया। तो कनपट्टी पर तमंचा रखकर जय श्री राम के नारे लगवाए और विरोध करने पर उनकी दाढ़ी काट दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से भाजपा ने इन हिंदूवादी संगठनों को खुली छूट दे रखी है, जिससे हिंदू और मुस्लिम के दंगे हों और भाजपा यूपी में चुनाव जीत ले। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वायरस को लेकर पाकिस्तान से लगा भारत को बड़ा झटका। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया बैन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वायरस को लेकर पाकिस्तान से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और पाकिस्तान ने कोरोना को लेकर भारत पर आज बैन लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस की चौथी लहर से खौफजदा पाकिस्तान ने हवाई यात्रा को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत समेत 26 देशों की हवाई यात्रा पर आज बैन लगा दिया है। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने इन सभी 26 देशों को सी कैटेगरी में डाल दिया है। अपने देश में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा झटका भारत को कोरोना वायरस को लेकर पाकिस्तान ने आज दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में भाजपा के 50 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी, टीएमसी में हुए शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से आज मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में भाजपा को 50 कार्यकर्ताओं ने तगड़ा झटका दिया है और भाजपा के 50 कार्यकर्ता भाजपा को छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था और ममता की पार्टी में शामिल हुए थे। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के 50 कार्यकर्ताओं ने धरना दिया था क्योंकि ममता बनर्जी उन्हें पार्टी में शामिल नहीं कर रही थी, लेकिन धरना देने के बाद ममता बनर्जी को इन कार्यकर्ताओं पर तरस आया। फिर इन सभी कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी ने टीएमसी की सदस्यता दोबारा से दिलाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को बंगाल में झटके पे झटके
लग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने की मांग, राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले पर प्रधानमंत्री मोदी दे देश की जनता को जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के संबंधित एक जमीन सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मोदी सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घोटाले पर जवाब देश की जनता को देना चाहिए। इस मामले की जांच कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की भी प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है। भैया आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही ईमानदारों लोगों को राम मंदिर ट्रस्ट का जो है ट्रस्टी बनाया था, लेकिन ये ट्रस्टी राम के नाम पर किस तरह से देश में घोटाला कर रहे हैं। भैया आपको बता दें कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में प्राप्त राशि और खर्च का ऑडिट करवाए, साथ ही चंदे से खरीदी गई सारी जमीन की कीमत को लेकर भी जांच की जाए। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा में भाजपा को लगा किसानों से बड़ा झटका। हरियाणा में किसानों ने उखाड़ फेंका बीजेपी का दफ्तर। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा के झज्जर में बीजेपी कार्यालय के भूमि पूजन और शिलान्यास के कुछ देर बाद ही किसानों के जत्थे ने बीजेपी कार्यालय की रखी गई नींव को उखाड़ फेंका है। कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को 10 बजे पहुंचना था, लेकिन किसानों के विरोध के ऐलान के बाद ओम प्रकाश धनखड़ निर्धारित समय से 2 घंटे पहले पहुंचे और कार्यालय की नींव रखी। बीजेपी के नींव कार्यक्रम के खत्म हो जाने के 2 घंटे बाद ही भारी संख्या में किसान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और कार्यालय के लिए रखी गई नींव से ईंटें उखाड़ फेंकी और पूरे कार्यालय को तहस नहस कर दिया और फिर भाजपा को चेतावनी दिया कि भाजपा का कोई भी कार्यक्रम यहां पर नहीं करने दिया जाएगा जब तक भाजपा तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेती है। तो ये बड़ा झटका जो है हरियाणा के झज्जर में भाजपा को लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेतन्याहू की हार पर जश्न मना रहा फिलिस्तीन। प्रधानमंत्री मोहम्मद सतयैन बोले सबसे बुरे दौर का हुआ अंत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनके जाने से सबसे ज्यादा खुशी फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद सतयैन को हुई है। उन्होंने सोमवार को कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू के इजराइल के प्रधानमंत्री के पद से हटने से इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के सबसे बुरे दौर की समाप्ति हुई है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण की शताब्दी कैबिनेट बैठक से पहले यह बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि 12 साल की सत्ता के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री का जाना इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष के इतिहास में सबसे खराब अवधि में से एक का अंत है। उन्होंने कहा कि जब से नेतन्याहू इजराइल की सत्ता में थे तब से लगातार फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा था और बेगुनाह मुस्लिम फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओम प्रकाश राजभर ने किया दावा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था फोन, मैंने बात करने से कर दिया मना। जय दोस्तों आपको बता दें कि कभी बीजेपी के सहयोगी रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदने में हुए कथित घोटाले की सोमवार को सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पिछले दिनों उन्हें फोन कर बातचीत का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था लेकिन मैंने उनसे फोन पर बात करने से साफ मना कर दिया था। भैया आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा कि वह बीजेपी से उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे उन्हें किसी भी पार्टी से गठबंधन करना हो। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा धोखेबाज पार्टी है, इसलिए हम एक बार धोखा खा गए हैं लेकिन बार बार धोखा नहीं खा सकते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ओम प्रकाश राजभर ने ये बड़ा झटका भाजपा को यूपी में दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, नाना पटोले होंगे सीएम उम्मीदवार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 3 दलों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन में चल रही महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों घटक में से अब कांग्रेस पार्टी ने अगला विधानसभा चुनाव अकेला महाराष्ट्र में लड़ने की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। अगर हाईकमान ने फैसला किया तो मैं सीएम फेस बनने के लिए तैयार हूं। महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ पटेल का यह बयान संकेत दे रहा है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार में शामिल तीनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चला है और कभी भी महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार गिर सकती है। दरअसल आपको
आपको बता दें कि शिवसेना को महाराष्ट्र में सरकार चलाते हुए 2.5 साल हो गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसका सीएम महाराष्ट्र में बने और 2.5 साल वो सरकार चलाए, लेकिन शिवसेना इसको लेकर राजी नहीं है। इसी को लेकर ये कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में एक और विभाजन, उत्तर बंगाल के इन जिलों को मिलाकर भाजपा बनाना चाहती है केंद्र शासित प्रदेश। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का जल्द ही विभाजन हो सकता है। उत्तर बंगाल के कई जिलों को मिलाकर मोदी सरकार एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बीजेपी पार्टी के अंदर जो है पश्चिम बंगाल में मांग उठने लगी है। एक नेपाली समाचार पत्र ने भाजपा सांसद जान वारला के हवाले से इस खबर को प्रतिक्रिया दी है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सांसद का कहना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार उत्तर बंगाल के जिलों से मोटी कमाई करती है, लेकिन उसके विकास पर ध्यान नहीं देती। बंगाल सरकार की नीतियों की वजह से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग समेत उत्तर बंगाल के तमाम जिले बेकार होते जा रहे हैं और यहां पर विकास नहीं हो रहा है। इसलिए भाजपा सांसद ने मांग किया कि उत्तर बंगाल में कई जिलों को मिलाकर केंद्र की मोदी सरकार केंद्र शासित प्रदेश बना दे और इस पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज करें, जिससे कि यहां की स्थिति सुधर जाएगी। तो ये भाजपा ने बड़ी मांग कर दी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच लालू प्रसाद यादव से मिले अखिलेश यादव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में मुलाकात की है। दिल्ली में दोनों नेताओं की यह मुलाकात संभवतः सीमा भारती के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में हुई है। इस मुलाकात के बाद अखिलेश ने एक फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। अखिलेश ने इस फोटो के साथ लिखा है कि दिल्ली में माननीय लालू प्रसाद यादव जी से मिलकर उनके स्वास्थ्य लाभ की सकारात्मक प्रगति जानी। हम सबकी तरफ से उनको स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन की शुभकामना हो। दरअसल आपको बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले मामले में जेल में बंद थे, लेकिन पिछले दिनों ही लालू यादव को जमानत मिली थी और वह जेल से बाहर आए थे, जिसके बाद वह दिल्ली में रुके हुए हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन के 200 दिन हुए पूरे, अब भाजपा जजपा नेताओं का बहिष्कार नहीं करेंगे हरियाणा के किसान। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों और एमएसपी को कानूनी गारंटी की बात आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा के किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि वे भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के नेताओं का निजी कार्यक्रमों में बहिष्कार नहीं करेंगे। जनवरी से इन नेताओं के बहिष्कार के चलते कई बार सरकार और किसानों के बीच सीधा टकराव भी हुआ है, जिससे केंद्र से आगे की बातचीत बंद हो गई। पर अब सरकार ने 3 विवादित कृषि कानून का विरोध जारी रखा और अब किसानों ने रणनीति बदलकर मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून पर बात करने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किसान अब जो है भाजपा और जजपा के विधायक और नेताओं का हरियाणा में विरोध नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी राज में घट गई यूपी की जीडीपी, बेरोजगारी भी 2.5 गुना से हुई ज्यादा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के शुभगुहाट के बीच राज्य की योगी सरकार की नीतियों और कामकाज की चर्चा और समीक्षा भी हो रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के यूपी की गद्दी संभालने के बाद एक तरफ राज्य की जीडीपी में गिरावट आई, तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बेरोजगारी भी बढ़ी है। उधर सोशल सेक्टर में खर्च में भी कटौती आई है, जिसके बाद भाजपा की यूपी में पोल खुल गई है। इनको दोबारा इस ऐवान में